आंधी या आए लाख तूफान, ऊंची कर लेता है सारस अपनी उड़ान। आसानी से नहीं मिलती कोई मंजिल, कदम कदम पर संघर्ष करना पड़ता है। आसानी से नहीं बनता सपनों का घरौंदा, तिनका जोड़ना पड़ता है। करना है अगर मुट्ठी में ये जहान, भर लो तुम भी बाज सी उड़ान। पहन लो हौसला नाविक सा, छू लो तुम भी आसमान, छू लो आसमान। नमस्कार, मैं हूं यशोधन राणा। स्वागत है आपका हमारे शो छू लो आसमान। सुख और दुख जीवन चक्र के दो पहलू हैं। आप सभी को अपने जीवन काल में इन दो पहलुओं से गुजरना पड़ता है। जिस तरह से सूर्योदय और सूर्यास्त का सिलसिला चलता रहता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में सुख और दुख का सिलसिला भी चलता रहता है। लेकिन कई बार ये दुख हमें निराशा की ओर ले जाते हैं। हमारी आज की मेहमान किसान एक महिला है। उन्हें भी अपने जीवन काल में कई दुखों का सामना करना पड़ा। वो निराशा की ओर जाने लगी थी, लेकिन उनके सामने कई जिम्मेदारियां थी और उन जिम्मेदारियों को देखते हुए उन्होंने खेती करने की शुरुआत की। ये शुरुआत भी उनके लिए अच्छी नहीं रही। खेती करने के पहले 3 साल उन्हें असफलता का मुंह ही देखना पड़ा। मशहूर अमेरिकन लेखक और चिंतक डेल कार्नेगी का कहना है, असफलता से सफलता का सृजन कीजिए। निराशा और असफलता सफलता के निश्चित आधार स्तंभ है। कुछ ऐसी ही सकारात्मक सोच को अपने दिमाग में रखते हुए हमारे आज की मेहमान किसान ने न तो निराशा से हार मानी और ना ही असफलता से, और निराशा और असफलता को अपना आधार स्तंभ बनाते हुए आगे बढ़ते, और फिर जो हुआ उसका गवाह पूरा भारत बना। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या होगा, तो ये मैं आपको बताऊंगा नहीं, आपको दिखाऊंगा। आइए देखते हैं। गाय हमारी माता है, गाय कामधेनु है, गाय है तो बरकत है। ये बातें हमें हमारी संस्कृति से मिली हैं। वो इसलिए क्योंकि गाय की महत्ता का अपना वैज्ञानिक आधार है, और साथ ही साथ गाय अपने आप में एक पूरी इकोनॉमी है। जैसे गाय से हमें दूध प्राप्त होता है, और दूध से घी, मक्खन, दही, पनीर, मिठाइयां और कई तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। यही नहीं, गाय का मलमूत्र भी काफी उपयोगी होता है। गाय के गोबर से खेतों के लिए खाद और जमीन को उर्वरक बनाने के लिए भी गोबर उपयोग में लाया जाता है, और गोबर से जलावन की वस्तु बनती है, और गाय मूत्र का उपयोग औषधि बनाने में उपयोग किया जाता है। इसलिए कहते हैं गाय अपने आप में एक इकोनॉमी है। और गाय की इस महत्ता को लताबेन पटेल ने बहुत अच्छी तरह समझा। आगे बढ़ने से पहले हम आपको पूर्व में ले चलते हैं। गुजरात के सूरत शहर में रहने वाले प्रभु भाई पटेल और उनकी पत्नी मनीबेन, इनकी 3 बेटियां हैं, और सबसे बड़ी वाली बेटी लताबेन पटेल। लताबेन के पिता प्रभु भाई स्टेट ट्रांसपोर्ट में कंडक्टर की नौकरी किया करते थे। लेकिन जब लताबेन की उम्र 7 वर्ष की थी, तभी उनके पिता का हार्ट अटैक से निधन हो गया। मनीबेन और उनकी बेटियों के ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। और इसके बाद मनीबेन अपनी 3 बेटियों को लेकर अपने मायके ओलपाड़ गांव में आ गई। मनीबेन को काफी संघर्ष से गुजरना पड़ा।
अपनी तीनों बेटियों की परवरिश के लिए उन्होंने घर घर जाकर लोगों के बर्तन धोए। और कई तरह के काम किए। जीवन में संघर्ष के बावजूद मणिबेन ने अपनी बेटियों को शिक्षा दिलाई। लताबेन और उनकी दोनों बहनें गांव के माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने लगी। तभी मणिबेन के प्रयास से उन्हें गुजरात पुलिस डिपार्टमेंट में कांस्टेबल की नौकरी मिल गई। इस नौकरी के बाद परिवार का जीवन कुछ हद तक पटरी पर आया। और पढ़ाई करती हुई लताबेन 12वीं कक्षा तक पहुंच गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जीवन सही दिशा में जा रहा है। कि तभी एक बड़े आघात के रूप में लताबेन की मां मणिबेन की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। मां की मृत्यु से दोनों छोटी बहनों की जिम्मेदारी लताबेन के कंधों पर आ गई। और लताबेन अपनी 12वीं कक्षा की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर प्राइवेट नौकरी करने लगी। साथ ही लताबेन ये प्रयास कर रही थी कि पुलिस डिपार्टमेंट वाली उनकी मां की नौकरी उन्हें मिल जाए। पुलिस डिपार्टमेंट का जवाब आया कि सरकारी नियम के अनुसार नौकरी दी जा सकती है यदि उनकी मां के नाम पर कोई भी जमीन न हो। इसके बाद लताबेन गांव के तलहटी विभाग पहुंची, जहां से लताबेन को पता चला कि उनके नाना 7 बीघा जमीन उनकी मां मणिबेन के नाम छोड़ गए हैं। मां के नाम जमीन होने की वजह से लताबेन को पुलिस की नौकरी तो नहीं मिल पाई, लेकिन मां के नाम वाली जमीन लताबेन को मिल गई। लताबेन जमीन देखने पहुंचती हैं तो पता चलता है वो जमीन पूरी तरह से बंजर और ऊबड़ खाबड़ है। गांव वालों के अनुसार ये जमीन किसी काम की नहीं है। फिर गांव के कुछ लोग लताबेन के लिए इंदू भाई पटेल के रूप में एक रिश्ता लेकर आते हैं। लताबेन इंदू भाई से मिलती हैं।
છો? सरस। इंदु जी, सच कहूं तो मैं शादी नहीं करना चाहती। आपको तो पता ही है कि मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, सिर्फ 2 बहनें हैं। और इन दोनों बहनों की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। ऐसे हालात में मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? और अगर मैं कहूँ कि शादी के बाद तुम अपनी दोनों बहनों को साथ ला सकती हो, हम सब साथ रहेंगे। बोलो, क्या कहती हो? इस सहमति के बाद लताबेन और इंदु भाई की शादी हो जाती है। लताबेन अपनी दोनों बहनों को लेकर अपने ससुराल आ जाती हैं। यहाँ लताबेन अपने पति की मदद से एक किराने की दुकान खोलती हैं। और इस दौरान लताबेन को एक बेटी होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि जीवन सही दिशा में जा रहा है। तभी वापस से एक बड़े आघात के रूप में हार्ट अटैक से इंदु भाई की मृत्यु हो जाती है। लताबेन के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। जिंदगी फिर से एक बार एक चौराहे पर आकर खड़ी हो जाती है। लताबेन ने अपनी दोनों बहनों की शादी तो करवा दी है, किंतु अब बेटी की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। लताबेन वापस से अपनी मां की 7 बीघा जमीन पर पहुंचती हैं। जिसका गांव वाले ये कहकर कटाक्ष करने लगते हैं कि ये अनुपजाऊ बंजर जमीन है, इसका कुछ नहीं हो सकता। और वो सलाह देते हैं कि लताबेन इस जमीन को बेच दे। लेकिन लताबेन मां की इस निशानी को बेचती नहीं है। और इस पर खेती करने का निर्णय करती हैं। और इस निर्णय के बाद सबसे पहले वो इस बंजर भूमि को समतल करने में जुट जाती हैं।
फिर कड़ी मेहनत और अपने प्रयास से लताबेन उस बंजर भूमि को समतल करती हैं। साथ ही साथ वो दूरदर्शन के कृषि कार्यक्रम देखकर और कुछ किसानों से चर्चा करके खेती की जानकारी इकट्ठा करने लगती हैं। और इसके बाद लताबेन अपनी उस जमीन पर खेती शुरू करती हैं। लेकिन लगभग 3 साल खेती करने के बाद भी लताबेन को खेती से कोई फायदा नहीं होता। तभी वो सुभाष पालेकर नाम के एक व्यक्ति के संपर्क में आती है। जो लताबेन को गाय आधारित कृषि की जानकारी देते हैं। लताबेन इससे बहुत प्रभावित होती है और गाय आधारित जैविक खेती शुरू करती है। और देखते ही देखते इस गाय आधारित खेती से लताबेन को मुनाफा प्राप्त होने लगता है। वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगती हैं। एक प्राइवेट नौकरी, फिर किराना दुकानदार से शुरू हुआ सफर एक सफल किसान में तब्दील होता है। आज लताबेन पटेल एक सफल और प्रगतिशील किसान है। उनके खेतों में कई तरह की सब्जियां और फल का उत्पादन होता है। उनके पास बहुत सारी गायें हैं जिनसे दूध और दूध के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। खेती के साथ साथ लताबेन सामाजिक कार्य के रूप में दूसरे किसानों को गाय आधारित खेती का महत्व समझाती है। लताबेन की इस सफलता को देखते हुए उन्हें कई प्रकार के पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। लताबेन अपनी पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए आज एक सफल जीवन व्यतीत कर रही हैं। लताबेन की उपलब्धियों और उनकी यात्रा को हमारा नमन। लताबेन की ऐसी हिम्मत, लगन और आत्मविश्वास को देखकर मैं नतमस्तक हो गया और उनसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक हूं। हम उनसे मिलेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जब आपकी शादी हुई तो आपने अपने ससुराल वालों के सामने ये शर्त रख दी थी कि आपकी बहनें भी आपके साथ ही रहेंगी। तो क्या वो आपकी शर्त को आसानी से मान गए? नहीं, मैंने उन लोगों को फाइनली बता दिया था कि मेरी दोनों बहनें साथ में ही रहेंगी तो ही मैं शादी करूंगी, नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगी। तो वो मान गए थे वो लोग। कोई बात नहीं, आपकी दोनों बहनों को साथ में रखूं।
खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। छू लो आसमान। स्वागत है आपका छू लो आसमान में। हमारे साथ है लताबेन पटेल। तो अब समय आ गया है उनसे मिलने का। लताबेन, स्वागत है आपका हमारे शो में। नमस्कार। लताबेन, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा सफर तय करना कैसा अनुभव रहा? बहुत बढ़िया अनुभव हुआ, बहुत बढ़िया। मेरे जीवन का ये बहुत बढ़िया अनुभव है नेचुरल फार्मिंग का। आपने अपने बचपन में ही अपने पिताजी को खो दिया और जब आप थोड़ी बड़ी हुई तो आपकी माताजी भी चल बसी। सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई थी। तो क्या मनोदशा थी आपकी उस समय? मनोदशा की तो अभी मैं बात करने जाऊं तो दिनों के दिन लग जाए, ऐसी मनोदशा थी। क्योंकि हमारे गुजरात में कहावत है कि माँ जाती है तो मौसाल जो हमारे यहाँ बोलता है वो चला जाता है, और पिताजी जाते हैं तो कुटुंब चला जाता है। तो हमारी ऐसी ही परिस्थिति थी, कोई नहीं था हमारे आगे पीछे देखा जाए तो। अपनी बहनों की देखभाल करने के लिए आपने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और आप छोटी छोटी नौकरियां ढूंढने लगे। तो कैसे संभाला आपने उस वक्त? क्योंकि वो जिम्मेदारी तो अभी संभालने की थी और कोई चारा भी नहीं था। क्योंकि फिर हम कहाँ जाते अगर नौकरी नहीं करती तो, और पढ़ाई करती तो पैसा कहाँ से लाते। तो इसीलिए मैंने फिर नौकरी करना चालू कर दिया क्योंकि आगे मेरी 2 बहनें थी, उसको संभालने का था। इसीलिए मैंने नौकरी चालू किया कि जो कुछ भी मुझे तनख्वाह मिलेगा उसमें से हम तीनों का बहनों का गुजारा हो जाएगा। तो इसीलिए फिर मैंने छोटा मोटा नौकरी चालू किया, तो इस हिसाब से हमारा गुजारा चलाते थे। जब आपकी शादी हुई तो आपने अपने ससुराल वालों के सामने ये शर्त रख दी थी कि आपकी बहनें भी आपके साथ ही रहेंगी। तो क्या वो आपकी शर्त को आसानी से मान गए? नहीं, मैंने उन लोगों को फाइनली बता दिया था कि मेरी दोनों बहनें साथ में ही रहेंगी तो ही मैं शादी करूंगी, नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगी। तो वो मान गए थे वो लोग, कोई बात नहीं, आपकी दोनों बहनों को साथ में रखूं। क्योंकि साथ में पूरी ज़िंदगी तो रखना नहीं था, उनकी भी तो शादी होने ही वाली थी। तो मैंने तभी तय कर लिया था कि मेरी दोनों बहनें साथ में रहेंगी तो ही मैं शादी करूंगी। तो उन्होंने एक्सपेक्ट कर लिया था। आपको आपकी माताजी की जगह नौकरी मिलने वाली थी, लेकिन वो 7 बीघा जमीन की वजह से आपको नौकरी नहीं मिल पाई। तो इसको आप कैसा सहयोग मानती हैं? बहुत पूरा, क्योंकि ये ज़मीन मुझे, जो मेरी माँ की ज़मीन थी वो मुझे मिली, तो उस वजह से हमारा पूरा दशा और दिशा दोनों बदल गए। तो सहयोग क्या, मैं तो मेरा पूरा जिंदगी मानती हूँ ये ज़मीन को, क्योंकि उस वजह से आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। आपने अपने उस 7 बीघा जमीन पर खेती करने का निर्णय लिया, लेकिन वो जमीन बंजर थी और जंगल से भरी पड़ी थी। तो फिर ऐसी जमीन पर खेती करने के बारे में कैसे सोचा? चैलेंज है, ये जो मेरा जमीन है वो बंजर तो थी पूरा क्षार वाला, हमारा दरिया किनारा है तो वो पूरा बंजर जमीन था। अगर कोई किसान आके ऐसा बोल सकता है कि मैं ये जमीन पे खेती करता हूँ तो मेरा चैलेंज है, क्योंकि उसमें सब ना ही बोलते थे कि इसमें कुछ नहीं होने वाला, उसमें घास भी नहीं होता था। तो मेरे लिए चैलेंज था उसमें। पर मैंने एक सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि का शिविर किया 3 दिन का, तभी मुझे पता चला कि अपना जो देसी गाय, जो भारत देश की गाय है, उसके गोबर और गौमूत्र से खेती हो सकता है। तभी मैंने तय कर लिया कि नहीं, अभी मैं करूँगी तो खेती ही करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। खेती के दौरान पहले 3 साल तो आपको सिर्फ नुकसान, लोगों ने तो आपको आपके खेत बेचने की सलाह भी दे दी। तो उस समय आपके मन में क्या चल रहा? तभी मुझे ऐसा लगता था कि मैं जीऊँ या मरूँ, क्योंकि सब ने मेरा साथ छोड़ दिया था, कोई नहीं था मेरे साथ में। क्योंकि सब बोल रहे थे इसमें कुछ होता नहीं है, क्यों सूरत से इधर तक टाइम भी बिगाड़ रहे हो, पैसा भी बिगड़ता था। पर मुझे भी ऐसा लग रहा था कि अभी मैं खेती छोड़ दूँ। तभी की कठिनाई है, तो मुझे भगवान से मैं ये प्रार्थना करती हूँ, मेरे ऊपर जो बीती वो किसी किसान के ऊपर नहीं बीती। तो उस टाइम पे मेरी इतनी कठिनाइयाँ थी
कि मत पूछो बात। तो मुझे भी, मेरे भी पैर डगमगाने लग गए थे कि मैं ये खेती छोड़ दूं। पर फिर मैंने ये 3 दिन का शिविर किया नेचुरल फार्मिंग का, तभी मुझे जोश और जुस्सा आ गया कि नहीं, अभी मैं खेती ही करूंगी। आपने खेती के तरीकों को सीखने के लिए क्या क्या किया? कोई क्लासेस में गए या किसी वर्कशॉप में शामिल हुई? नहीं, क्लासेस तो मैंने नहीं किया है, पर ये जो गवर्नमेंट का भी जो खेती का जो शिविर आता था वहाँ भी मैं जाती थी। इन बीच में ये जो हमारा तहसील है कामरेज, वहाँ पे 3 दिन का शिविर आया था सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि का। तो मैंने वहाँ 3 दिन का शिविर किया, तभी मुझे सही में पता चला। बाकी मेरा भी मन थोड़ा इधर उधर हो गया था, क्योंकि आज मैं 8 साल से ये फार्मिंग कर रही हूँ। तो 3 साल तो मेरा ऐसे ही गया, और पैसा हो तो कोई बात नहीं, मेरे पास तभी पैसा भी नहीं था। इन बीच में मुझे ये फार्मिंग करना था और ये ज़मीन को डेवलप करने का था। तो आप हालत सोचो क्या हुई होगी तब की मेरी। तभी मैंने ये जो सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि का 3 दिन का शिविर किया। फिर बाद में मुझे पता चला ये गाय के गोबर और गौमूत्र से, तभी आज तक मैं यही फार्मिंग करती हूँ। उसी दौरान आपने अपने पति को भी किया, फिर से सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ गई। आपके मन में कभी ये आया या फिर आपने कभी सोचा कि आप ये सब कैसे कर पाएंगे? हाँ, बहुत लगा था तभी तो मुझे, क्योंकि माँ बाप तो थे नहीं, पति भी चल बसे। तो अब तभी ऐसा लग रहा था कि जो सहारा था वो भी चला गया, अभी मैं क्या करूँगी। पर मैंने अभी नक्की कर लिया था, चाहे मेरे ऊपर कितनी भी कठिनाइयाँ आए, पर मैं अभी ये नेचुरल फार्मिंग नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पर ऊपर वाले ने मेरा बहुत साथ दिया और मेरी गौ माता ने बहुत साथ दिया, मतलब बहुत साथ दिया। पर अभी आज मैं तो टॉप पे हूँ। मुझे अभी आज ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरे साथ कोई नहीं है। तभी ऐसा मुझे लगा था, पर मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी और आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। ऑर्गेनिक खेती करने का निर्णय कैसे लिया? ऑर्गेनिक खेती करने का निर्णय कैसे लिया? ये जो हमारा फार्मिंग है वो नेचुरल फार्मिंग है, बराबर है। उसमें खाली गाय का गोबर और गौमूत्र आता है। सेंद्रीय खेती, सजीव खेती, ऑर्गेनिक खेती, उसमें क्या होता है, बाहर से सब कुछ लाना पड़ता है। तो अभी क्या करेंगे, अभी किसान लोग सब मर रहे हैं, बोलते हैं कि अभी कुछ मुनाफा होता ही नहीं है। तो केमिकल फार्मिंग की वजह से भी किसान को मुनाफा होता ही नहीं। जैसे मुझे भी हुआ, 3 साल मैंने ट्राई किया, पर उसमें मेरी ज़मीन में भी कुछ नहीं हुआ, ऊपर से खर्चा बढ़ता ही जा रहा था। तो मुझे भी ऐसा लगा, घर में भी सब बोलते थे कि आप ज़मीन बेच दो, तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि अभी ज़मीन बेच दो, क्या करें। फिर मैंने ये नेचुरल फार्मिंग का 3 दिन का शिविर किया। फिर बाद में मुझे पता चला ऐसा नहीं है कि हम जो फार्मिंग कर रहे हैं वो लोगों को अनाज, गेहूँ, सब्जी वगैरह सब देते हैं, वो अच्छी चीज़ देते हैं। इसमें किसान का भी फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि आज किसान को ऐसा लगता है कि हमको अभी इस खेती में कुछ नहीं मिलता है, सब केमिकल और पेस्टिसाइड में पैसा चला जाता है। लता बहन की बातों से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम बिना हार मानने वाले जज्बे के साथ कोई कार्य करें, तो भले ही कितनी भी रुकावटें आ जाएं, हमारा साहस हमें हार मानने नहीं देगा और ऐसे में सफलता तो मिलती ही। इस जीवन यात्रा से जुड़े और भी कई किस्से सुनेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुना है आप दूसरे किसानों को भी रासायनिक खेती छोड़कर प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रोत्साहन कर रही हैं, क्या ये सच है? आप मुझे ऐसा बोलेंगे कि आज मंदिर जाना है तो मैं नहीं जाऊंगी। अगर मुझे किसी ने बोल दिया कि ये गांव में आज 50 किसान इकट्ठा होने वाले हैं, वहाँ पे आपको ये नेचुरल फार्मिंग का 2 शब्द वहाँ बताने का, तो मैं वहाँ तुरंत दौड़ के जाऊँ, सब काम छोड़ के मैं वहाँ जाऊँगी। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। स्वागत है आपका छू दो आसमान में। हमारे साथ है लता बहन पटेल।
जब लता बहन ने अपनी खेती की शुरुआत की तो उनके पास उनके माँ से मिली 7 बीघा बंजर जमीन थी, लेकिन आज उनके पास 12 बीघा जमीन है और वो भी पूरे तरीके से उपजाऊ। और ये सब हो पाया प्राकृतिक खेती की वजह से। लेकिन इसके पीछे इनकी कई सालों की मेहनत और लगन का सफर। आइए इसी सफर के बारे में और भी बातें करते हैं लता बहन से। गाय आधारित जैविक खेती के बारे में आप हमारे किसानों को कुछ बताइए। पहले तो मैं जैविक शब्द उसका प्रयोग ही नहीं करूंगी, क्योंकि उसमें भी बाहर से सब लाना पड़ता है। हमारा जो है नेचुरल फार्मिंग है, तो उसमें क्या है, प्रकृति जो तैयार करती है वो उस हिसाब से पौधा तैयार होता है, चाहे हमको कम मिले चाहे हमको ज़्यादा मिले। लेकिन मैंने जो बीज है वो बो दिया। हमारा गाय है, उसका गोबर और गौमूत्र से जीवामृत, घन जीवामृत जो हम बनाते हैं, खुद ही बनाते हैं, वो ही हम धरती माता को देते हैं। तो इस हिसाब से जो प्रकृति को तैयार करना होता है पौधे को, वो तैयार करते हैं। तो मेरा खेती है सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग है। आपने जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की पद्धति भी अपनाई, तो ये क्या है, इसके बारे में हमारे किसानों को थोड़ा बताइए। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अभी फ्रूट भी डाल रही हूँ, सब्जी भी डाल रही हूँ। अभी मैंने केला लगाया है, अभी लगाया, मार्च के एंड में मैंने केला लगाया है। उसके बीच में मैंने अमरूद लगाया है। तो उसकी दोनों साइड है, मैंने एक साइड पे नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए, जो बाहर से नाइट्रोजन हम लाते हैं तो वो नहीं करते हैं हम लोग, उसकी जगह पे मैंने मूंग लगाया है। तो उसकी बाजू में मैंने भिंडी लगाया है। तो 2 केले के बीच में मैंने सूरन की गांठ लगाई है। तो अभी वो उसका जो उत्पादन मिलेगा वो मुझे अगले साल में मिलेगा। तो उस पीरियड के बीच में मुझे उत्पादन चाहिए, पैसा चाहिए। तो जीरो बजट इसीलिए बोला जाता है। मेरा केला जो है अगले साल आएगा। तो अभी मेरा भिंडी चालू हो गया है। तो भिंडी हर चौथे दिन, तीसरे दिन हम लोग निकालते हैं। तो उसका तो मुझे पैसा मिलने ही वाला है। अभी मेरा जो मूंग था वो निकलने लग गया। मूंग हम अभी रोज का रोज निकालते हैं, तो उसका पैसा मुझे मिलेगा। तो वो जो पैसा मुझे मिलेगा, चाहे अगर मेरे पास किसी किसान के पास अगर गाय नहीं होगी, देसी गाय, तो वो शायद बाहर से गौमूत्र, गोबर, वो गुड़ सब खरीद के लाएगा, तो उसको वो पैसा लगेगा। तो और मजूरी लगेगी। किसान को ऐसा लगता है कि यही खेती में मजूरी भी लगता है, गुड़ भी लाना पड़ता है। तो मैं उसको हिसाब बताती हूँ कि जीरो बजट तभी बोला जाता है कि ये जो साइड इनकम हम ले रहे हैं उसमें से, तो वो हम बेचेंगे, उसका जो पैसा आएगा वो मजूरी खर्च भी उसमें से निकल जाएगा। अगर गोबर गौमूत्र वो बिक्री पे लाता है तो वो भी सब खर्च निकल जाएगा उसमें से। और केला है, अमरूद है, वो हमको बोनस में मिलेगा। तो सरकारी नौकरी की ज़रूरत नहीं पड़ी, बोनस अपना घर में आ जाएगा। और ये जो केला का मुनाफा होगा जो हम बेचेंगे। और हाँ, इसमें किसान को वो भी करने की ज़रूरत है कि ऐसा नहीं है कि अपना जो माल आया पूरा मंडली में ही दे दो। मूल्यवर्धन करो। मूल्यवर्धन में क्या रहेगा, अगर केला है तो उसकी वेफर बनाओ, चाहे ज़्यादा हो तो आप दे सकते हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा मूल्यवर्धन करना चालू करो। तो मूल्यवर्धन में क्या होगा कि उसका पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो मैं सब चीज़ का ऐसा ही करती हूँ। कोई किसान बोलता है आज उसका 100 किलो भिंडी उतरा, चाहे मेरा 10 किलो उतरा, लेकिन मैं 50 रुपये किलो बेचती हूँ और वो मंडी में जाता है बराबर। तो अभी 100 रुपया 20 किलो का भाव था, तो उसको 500 रुपया मिला, तो मेरा 10 किलो। मैं किसान को ये बताना चाहती हूँ कि अगर पहला साल हो आपका ये नेचुरल फार्मिंग का, और अगर पेस्टिसाइड वाला, केमिकल वाला आपका ज़मीन हो, तो उसमें शायद पहले साल वैसे तो मिलता ही नहीं है। केमिकल वाला और जो नेचुरल फार्मिंग का एक ही उत्पादन मिलता है। अगर कम मिला तो ये भाव से आप बेचोगे तो मार्केट की जगह आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन उसमें भी मेहनत करनी पड़ेगी। उसमें शर्म नहीं रखने का कि भाई अपना चीज़ है, वो अगर रोड पे खड़े होके भी बेचना पड़े तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज माचिस वाले को 50 पैसा लिखने का अधिकार है, तो किसान को नहीं है। क्यों नहीं है? किसान को पहले रहना चाहिए, क्योंकि किसान जो है तभी सब नागरिक है। किसान अगर नहीं उगाएगा तो फैक्ट्री में तो कुछ उगाने वाला है नहीं। तो किसान को अधिकार मिलना चाहिए। तो क्यों हम वहाँ मार्केट में जाए और जो ब्रोकर है वो अपना भाव नक्की करता है? ऐसा नहीं।
ब्रोकर नक्की करेगा वो आज मर्सिडीज वाला हो गया, वो आज, और हम कितनी धूप नहीं देखते हैं, बारिश नहीं देखते हैं, ये ठंडी नहीं देखते हैं, और कैसी खेती करते हैं। तो हमारा तो कोई गारंटी है नहीं। अगर ऊपर वाले ने बिगाड़ दिया तो बिगाड़ दिया, अगर रख दिया तो रख दिया। तो फिर हमको अधिकार होना चाहिए हमारा भाव तय करने का। तो मैं यही करती हूँ। ऐसा भी नहीं है कि हमारा प्राकृतिक है तो वो कस्टमर के पास 4 गुना भाव लीजिए। हमको रिटेल भाव मिल जाता है, हमको संतोष हो जाता है। और मैं मेरा मार्केटिंग खुद ही करती हूँ, मैं मार्केट में नहीं बेचती हूँ, और मेरा जो चीज़ है उसका भाव मैं किसी को तय करने नहीं देती, और मैं बहुत बढ़िया मार्केटिंग भी करती हूँ। आप कुछ नए फल और सब्जियां उपजाने के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या क्या फल हैं, वो कौन कौन सी सब्जियां हैं? वो मैंने मैंने आपको बताया आगे भी कि ये साल से मैंने मॉडल बनाना चालू किया है। तो मैं किसान को यही बोलती हूँ कि मेरा जो ये बंजर और एकदम क्षार वाला ज़मीन, अभी भी आप देख सकते हैं वहाँ के, अभी भी मेरे आजू बाजू में फार्मिंग नहीं है, मेरे आजू बाजू में पूरे झींगा का तालाब है, जो वो लोग खारा पानी यूज़ करते हैं, और तालाब पूरा खारा पानी से भरते हैं। तो उसका भी भेज मुझे लगता है, फिर भी मैं ये फार्मिंग करती हूँ। तो मैं किसानों को ये बोलना चाहती हूँ कि मेरा अगर ये ज़मीन है तो मैं उसमें ऐसा कर सकती हूँ। तो आपका तो सोने जैसा ज़मीन है, उसमें कुछ भी हो सकता है, और पहले ही साल होगा। पर आपको हिम्मत रखना चाहिए, धीरज रखना चाहिए कि नहीं होगा, पॉजिटिव बात करना चाहिए। कई किसान लोग क्या बोलते हैं कि नहीं, ये लता बेन ने बोल दिया, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं। आप खेत में भी अगर जाओगे, पाँव रखा, वहाँ आपने बोल दिया कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा। पॉजिटिव विचार रख के चलो कि नहीं होगा, होगा। तो उसमें भी जीव है, ये जो पौधे हैं उसमें भी है, तो उसको करना पड़ेगा, और ईश्वर को हमको देना ही पड़ेगा। ईश्वर के पास मांगने की जरूरत नहीं है। हम प्रकृति की रक्षा करें, प्रकृति के साथ रहे, तो कोई ईश्वर के पास मंदिर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ईश्वर को खुद, भगवान तो हमारे पास में ही है। अगर ये फार्मिंग करेंगे तो उसमें सब आध्यात्म सब आ जाता है, क्योंकि हम किसी का बिगाड़ ही नहीं करे, प्रकृति का कुछ बिगाड़ ही नहीं करते। अगर प्रकृति का बिगाड़ नहीं करेंगे तो कोई जीव आपका नुकसान नहीं करेगा। सुना है आप दूसरे किसानों को भी रासायनिक खेती छोड़कर प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रोत्साहन कर रही हैं, क्या ये सच है? मैं कहाँ थी और मैं कहाँ आ गई, तो मुझे इतना अच्छा लगता है। तो मैं गांव में कहीं भी आप मुझे ऐसा बोलेंगे कि आज मंदिर जाना है तो मैं नहीं जाऊंगी। अगर मुझे किसी ने बोल दिया कि ये गांव में आज 50 किसान इकट्ठा होने वाले हैं, वहाँ पे आपको ये नेचुरल फार्मिंग का 2 शब्द वहाँ बताने का, तो मैं वहाँ तुरंत दौड़ के जाऊँ, सब काम छोड़ के मैं वहाँ जाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि वहाँ पे अगर 50 किसान खड़े हैं तो वहाँ से अगर 5 भी किसान अगर ये नेचुरल फार्मिंग करने लग गए तो हमारे गांव के लिए, हमारे तहसील के लिए, और फिर हमारे देश के लिए बहुत बढ़िया है। ये मिसाल बन के रह जाएगा अगर हमारा देश वापस सोने की चिड़िया बन गया तो मुझे बहुत अच्छा लगता है किसानों के पास जाने के लिए। हमारी इच्छा शक्ति ही हमारे भविष्य का निर्माण करती है। लता बहन की इसी इच्छा शक्ति की वजह से इतनी मुसीबतों को झेलने के बाद भी ये अपनी जिम्मेदारियां उठाने के लिए सदैव तत्पर रहती और आगे का रास्ता तय किया। आज ये दूसरे किसानों का मार्गदर्शन भी करती है, और अपनी इसी खूबी की वजह से आज लता बहन बहुत लोकप्रिय हो चुकी है। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद और भी बातें जानेंगे लता बहन के बारे में इनके अपनों से। तो मेरी माँ है ना, मेरी भगवान है, क्योंकि नॉर्मली है ना, सॉरी, लता बहन के बारे में क्या कहे, क्योंकि करीब जैसे समझ पहले तो मेरे को पता था कि वो मंदरोई गांव में रहते हैं, और ये सब वो खुद अकेले है, उनकी एक लड़की है, तो वो भी अच्छी पढ़ाई करती है। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर।
स्वागत है आपका छूलो आसमान में। हमारे साथ है लताबेन पटेल। हमने देखा कि किस तरह से लताबेन ने वो कर दिखाया जो किसी भी मनुष्य के लिए करना मुश्किल होता है, लेकिन जो अपनों को साथ लेकर चलते हैं उनके अपने सदा उनके लिए तैयार रहते हैं। तो मेरी माँ है ना, मेरी भगवान है, क्योंकि नॉर्मली है ना, सॉरी, मतलब घर में पापा ना हो ना तो सबका घर बिखर जाता है। सॉरी, वो बोलते हैं ना कि एक मर्द का रहना जरूरी होता है घर में। तो जब स्टार्टिंग में पता चला ना तो तब मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि मम्मी का पता है मुझे पहले से बहुत मेहनत की है। वो विकलांग थी, फिर भी उसने कैबिन पहले चलाई, ये खुद ढूंढा, खुद मेहनत की। सबने उसको इतना भला बुरा बोला जमीन के बारे में, सबका सुना, लेकिन सबको साबित करके दिखाया कि देखो मैंने करके दिखाया। और मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं बहुत प्राउडली मेरी मम्मी की बात करती हूँ इसी वजह से कि उसको मर्द की जरूरत नहीं है, वो खुद अकेली काफी है कुछ भी करने के लिए। तो मैं भी हमेशा यही सोचती हूँ कि मम्मी इतनी स्ट्रांग है, मतलब किसी से नहीं डरती। तो मैं भी अभी ऐसी हो गई हूँ ना, मैं अकेले कहीं भी जा सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मम्मी ने एक ही बात बोली है, तू अच्छा कर्म करेगी ना तो ऊपर वाला हमेशा तेरे साथ रहेगा। ये बात है मेरी। तो बस उसी तरीके से मेरी माँ मेरी जान है अभी, ऐसे बोले मेरे लिए बस मेरी मम्मी ही सब कुछ है। मेरे फ्रेंड्स में तो सभी मतलब मेरी मम्मी की ही बात होती है, मतलब किसी के भी पेरेंट्स या बिजनेसमैन हो या कोई भी फील्ड में हो, लेकिन बात तो मेरी मम्मी की होती है, क्योंकि सब ऐसा ही बोलते हैं ना, श्रेया की मम्मी है ना अकेली खेती करती है, अकेली ये करती है। मतलब मुझे इतना प्राउड होता है ना कि सब मेरी मम्मी के बारे में ही बात करते हैं। तो मैं तो कुछ भी हो, मतलब वीडियो आए या मम्मी की कोई भी चीज़ पता चले तो मैं पहले स्टेटस में लगा देती हूँ। सारे ग्रुप में चर्चा होती है कि श्रेया का मम्मी का तो ये वीडियो है, श्रेया की मम्मी तो ये कर रही है। किसी की भी पेरेंट्स की बात नहीं होती है, सिर्फ मेरी मम्मी की बात होती है। सो मुझे बहुत प्राउड फील होता है। लताबेन के बारे में क्या कहे, क्योंकि करीब जैसे समझ पहले तो मेरे को पता था कि वो मंदरोई गांव में रहते हैं और ये सब वो खुद अकेले हैं, उनकी एक लड़की है तो वो भी अच्छी पढ़ाई करती है, लेकिन ये जो पूरा अगल बगल में जो झींगा तड़ाव है वो इसीलिए ये सब खाड़ भूमि होती है वहाँ, उसमें कुछ जब कोई भी बीज लगाओ तो वो उगता नहीं है। लेकिन इसमें ये जो सुभाष पालेकर नेचर फार्मिंग उन्होंने शुरू किया, उसके बाद चमत्कार हो गया। तो उसी तरीके से अभी आप देख रहे हैं कि सब जमीन के अंदर जो भी बीज डालते हैं वो अच्छी तरीके से उसकी फसल आती है। इसमें क्या है कि इनके ऊपर जो जवाबदारी आ गई और इनकी लड़की पढ़ती थी, जब अपने बाप दादा की जमीन थी तो उन्होंने सोचा कि चलो अब करेंगे क्या, किसी को भाड़े से देंगे, इससे अच्छा है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि मर्द लोग ही करते हैं। लेकिन अभी जो नारी शक्ति है ना, मैं करीब बहुत सी जगह पे मैं देखता हूँ, लेकिन हमारे इतने सब गांव के अंदर सबसे ज़्यादा वो जो साथ में खेती का काम बहन लोग करती थी, लेकिन ये जो पूरी जिम्मेदारी के साथ वो लोग अभी निभा रहे हैं, तो क्योंकि इनकी जवाबदारी हो गई है और वो खुद करते हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं अब तो कि मर्द लोग भी खेती करते हैं। एक औरत भी कर सकती है और पढ़ी लिखी औरत भी अब तो खेती कर रही है। और उनकी अच्छी चीज़ जो अगर समझे तो कोई भी आदमी, उनका जो मरता हुआ स्वभाव जो है और उनके पास जो नॉलेज है ना, वो निष्कपट भाव से देती है। जैसे समझिए कि कोई फार्मर आता है तो आने के बाद पूछता है कि मेरे को ये करना है, तो जो ऐसे वो बता रहे हैं कि अगर ये फार्मिंग आप करेंगे तो ये जो रासायन मुक्त जहर मुक्त खेती है, तो वो अच्छी तरीके से समझाते हैं ताकि उनकी खेत में बगैर खर्च अच्छी तरीके से खेती करे। वैसा अच्छी तरीके से वो किसान को कोई भी आए उसको वो बताते हैं। अपनों का अगर साथ मिल जाए तो मंजिल तक का सफर भले ही कितना कठिन हो, तय हो ही जाता है। लता बहन को भी अपनों के ऐसे ही साथ की वजह से लता बहन को भी सफलता मिली। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद और भी बातें करेंगे लता बहन पटेल से। लता बहन, हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों से, हमारे किसानों से
कुछ कहें, उन्हें कोई संदेश दें। मैं किसानों को एक ही संदेशा देना चाहूँगी कि अगर आपको फार्मिंग करना हो तो आप नेचुरल फार्मिंग ही करो। केमिकल पेस्टिसाइड वाला फार्मिंग करते हो तो छोड़ दो, तो ही आप किसान आगे जाके रहेंगे। छू लो आसमान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। छू लो आसमान। स्वागत है आपका छू लो आसमान में। हमारे साथ है लताबेन पटेल। हमने देखा कि लताबेन की जीवन यात्रा बिल्कुल सहज नहीं थी। ज्यादा पढ़ी लिखी न होने के बावजूद इन्होंने प्राकृतिक खेती के पहलुओं को सीखा और हिम्मत और लगन के साथ लगी रही, और तब तक नहीं रुकी जब तक सफल नहीं हुई। लताबेन के इस जज्बे के आगे हम नतमस्तक हैं। लताबेन, हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों से, हमारे किसानों से कुछ कहें, उन्हें कोई संदेश दें। मैं किसानों को एक ही संदेशा देना चाहूँगी कि अगर आपको फार्मिंग करना हो तो आप नेचुरल फार्मिंग ही करो। केमिकल पेस्टिसाइड वाला फार्मिंग करते हो तो छोड़ दो, तो ही आप किसान आगे जाके रहेंगे, नहीं तो किसान की जो जड़ है वो मिट जाएगी। तो नेचुरल फार्मिंग ही करो। मैं किसानों को, किसान भाई बहनों को यही संदेशा देना चाहूँगी। लताबेन की जीवन यात्रा वाकई प्रेरणादायक है। 7 बीघा बंजर जमीन से शुरुआत कर सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठाकर जिस तरह से चलती रही, वो प्रशंसनीय है। यही कारण है कि आज उन्होंने कृषि क्षेत्र में आसमान को छुआ। अब समय आ गया है आप लोगों से विदा लेने का। छू लो आसमान की आगे की कड़ी में हम और भी ऐसे मेहनती किसानों से मिलेंगे जिन्होंने कृषि जगत में सितारा बनकर आसमान को छुआ है। तब तक के लिए, आज के लिए आप लोगों से विदा लेता हूं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका और हमारे देश का कृषि भविष्य उज्जवल रहे, आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। कोविड-19 के सभी नियमों का पालन करें, मास्क कभी न उतारें और अपना समय आने पर वैक्सीन अवश्य लगाएं। धन्यवाद।